फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं। सबका विश्लेषण करके समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम सभी शब्दों को नहीं समझेंगे, सभी पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए पेपर सॉल्व करना टफ होता है। तो इसीलिए हमें सभी पहलुओं को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। मतलब जो आपका आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो किसकी वकालत करता है। ए कह रहा है पृथककरण। पृथककरण का मतलब होता है फ्रेंड्स अलगाव, ठीक है। बी कह रहा है एकीकृत शिक्षा। सी कह रहा है मुख्यधारा शिक्षण। डी कह रहा है समावेशी शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, ठीक है। ये जो आरटी एक्ट है, ये पूर्ण रूप से पूरी तरह समावेशी शिक्षा पर ही आधारित है। इसका पूरा आधार समावेशी शिक्षा पर ही बना हुआ है। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है फ्रेंड्स कि एजुकेशन अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब सभी बच्चों को एक क्लास में पढ़ाना, चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चा हो, श्रवण बाधित बच्चा हो, या आपका कोई तीव्र बुद्धि वाला बच्चा हो, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो हमारा जो आरटी एक्ट है, ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। और ये भी आपसे पूछा गया है कि जो आरटी एक्ट है, ये किस पर आधारित है। अगर आपसे ये पूछेगा तो भी आपका उत्तर होगा समावेशी शिक्षा, ठीक है। हमारा जो आरटी एक्ट है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पूर्ण रूप से समावेशी शिक्षा पर आधारित है, ठीक। तो आपका डी विकल्प यहाँ पर सही है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। मतलब उभयलिंगी व्यक्तित्व का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बाइसेक्सुअल पर्सनालिटी। ये कह रहा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। मतलब फ्रेंड्स, इनके अंदर क्या होता है, जो मर्दाना मतलब जो मर्द के लक्षण होते हैं और स्त्री के दोनों लक्षणों का समायोजन होता है, इनके अंदर दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ठीक। बी कह रहा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। मतलब जो उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। सी कह रहा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। मतलब जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, जो भी समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं हैं, उनका पालन करते हैं। डी कह रहा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। मतलब ऐसे पुरुषों को संबंधित करता है जिनके अंदर स्त्री के लक्षण पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है, बाइसेक्सुअल पर्सनालिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है, दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक। तो आपका ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है कि उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो आप खुद एक बार इसको इंग्लिश में लिख करके देखेंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब ही यही होता है कि जिसमें दोनों गुण पाए जाएं, ठीक। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है। देखिए, दृढ़ और अहंकारी होने की आदत नहीं होती है, ये बात आपका गलत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करना, तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है। देखिए, रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं आपकी क्या होती हैं, ऐसी भूमिकाएं जो कि पुराने समय से अब तक समाज में चलती आ रही हैं। जैसे कि खेत में काम करने का काम कोई पुरुष करता है, घर में खाना पकाने का काम स्त्री करती है, ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है, ठीक है। तो इसी को हम रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं के रूप में भी देखते हैं, ठीक। तो यही आपकी रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं होती हैं। डी कह रहा है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन पुरुषों में स्त्री का लक्षण पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका नारित्व। क्या कहते हैं, नारित्व कह देते हैं, नारित्व या स्त्रीत्व भी कह देते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा कि स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करना क्या कहलाता है, तो आप उसको नारित्व बताइएगा, ठीक है। नारित्व कहलाता है या फिर आपका ये स्त्रीत्व कहलाता है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मतलब फ्रेंड्स, कोई 3 साल का बच्चा है जो दूध बूथ पर जाता है, ठीक है, और वहाँ पर देखता है कि जो दूध बूथ है, वहाँ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। और फिर वो आ करके किसी दूसरे व्यक्ति से भी बताता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो बच्चे की समझ का स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक। ये कह रहा है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है।
मतलब जो बच्चा सबसे आकर के बताता है कि दूध बूथ पर मशीन के द्वारा दूध बनाया जाता है, ये उसके स्वयं के अनुभव पर आधारित है, उस स्वयं के अनुभव पर ये बात बताता है। बी कह रहा है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। सी कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं देता, प्रदान नहीं करता है, मतलब जो बच्चे का परिवार है, जो उसकी फैमिली है, उसको प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करती है। ठीक। डी कह रहा है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, मतलब जो बच्चा है वो दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, उसका जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चा क्या किया है, सबसे पहले तो दूध बूथ पर गया है। ठीक। दूध बूथ पर जाता है, फिर वो मशीन को देखता है। ठीक है, मशीन को देखता है कि मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, दूध बनाया जाता है, फिर वो लोगों से बनाता है, मतलब ये उसका खुद का अनुभव है। ठीक। जैसे आप कहीं जाइए किसी चीज़ को देखिए और फिर उसको आ करके सबसे बताइए कि मैंने वहाँ पर ऐसे देखा, ऐसे होता है, तो वो आपका क्या होता है, आपका स्वयं का अनुभव ही तो होता है, क्योंकि वो आप खुद से क्या किए, खुद से आप ऑब्जर्व करके आए। ठीक है, तो ये बच्चे का अनुभव है। ठीक। और फ्रेंड्स, अनुभव क्या होता है, अनुभव का मतलब होता है कि जो भी ज्ञान हमारे, जो भी सेंसर्स हैं, जो भी सेंसर्स मतलब जैसे आपका आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आपका त्वचा हो गया, ये सब जो सेंसर्स हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसी को ही हम अनुभव कहते हैं। ठीक। तो ये क्या है, ये बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि वो गया वहाँ पर देखा, अनुभव को एकत्रित किया और उसके बाद से बता रहा है, तो इसका जो जवाब है वो उसके अनुभव पर आधारित है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ स्पेस से प्राप्त किया है। मतलब फ्रेंड, जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005, वो अपना समझ किससे प्राप्त किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए कह रहा है व्यवहारवाद, बी कह रहा है रचनावाद, सी कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी कह रहा है मानवतावाद। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एनसीएफ है ये अपनी समझ प्राप्त किया है रचनावाद से, कंस्ट्रक्टिविज्म से। ठीक है, और ये रचनावाद पर आधारित भी है। ठीक है, और ये अपना समझ भी रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म से प्राप्त किया है, तो आपका यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाता है। ठीक। व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आपका यहाँ पर बी विकल्प सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। मतलब फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी कक्षा होगी जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी। मतलब ये चार हमारे सामने विशेषताएं दी गई हैं कक्षा के बारे में, उनमें से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये कह रहा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखे हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। मतलब फ्रेंड्स, ऐसे कक्षा हो जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो साहित्य की किताबें हैं और भी जो खेल के सामान हैं वो खुले में शेल्फ पर रखे हों, और जो बच्चा जो है वो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, मतलब बच्चा जब चाहे तब उसको ले सकता है। ठीक। बी कह रहा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। मतलब फ्रेंड्स, ऐसी कक्षा हो जहां पर सारी सामानें अलमारी में संगठित रूप से रखी हों और सप्ताह में केवल एक बार वो भी खेल के लिए बाहर निकाला जाता हो उन सामानों को। ठीक है। सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। मतलब फ्रेंड्स, ऐसी कक्षा हो जो पाठ्य पुस्तक के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से संचालित की जाती हो। ठीक है। डी कह रहा है वह कक्षा जिनमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ठीक। तो फ्रेंड्स, हमें विशेषता जो पॉजिटिव होगा उसे चूज करना है समृद्ध कक्षा के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये बात आपका सही है, क्योंकि जब सभी सामान खुले में रखे होंगे और जो कभी भी बच्चे प्राप्त करके उसका प्रयोग कर सके, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक। लेकिन हमें बेस्ट चाहिए। बी कह रहा है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। देखिए फ्रेंड, जब कोई भी सामग्री सप्ताह में एक बार केवल बाहर लाई जाएगी तो बच्चा कैसे सीख पाएगा, ये बात गलत है। सामग्री जो है ऐसा जगह रखा होना चाहिए जहाँ वो बच्चे के पहुंच में हो और बच्चा जब चाहे तब उसका प्रयोग कर सके। ठीक। सी कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा।
देखिए फ्रेंड्स, योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा तक तो बात ठीक है, ठीक, लेकिन पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, ये बात आपका गलत है। जो कक्षा है ये केवल पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित नहीं होती है, इसके और भी अन्य कुछ पहलू होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। केवल पाठ्य पुस्तक द्वारा ही हमारी कक्षा संचालित नहीं हो जाती है, ठीक। बी है आपका, देखिए डी है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सामग्री को बचाएंगे कि सामग्री टूटे ना, खराब ना हो, हम रख देते हैं तो इसका फायदा ही क्या है। अगर बच्चा उसका प्रयोग ना कर पाए, उसको प्रयोग में ना ला करके अगर कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो ऐसे सामग्री का फायदा ही क्या है, ठीक। तो ये बात आपका सही नहीं है, ठीक है। ये ऐसी बात हो गई कि आप अपने घर में बेड ला के रख दिए लेकिन उस पर कभी सोते नहीं हैं कि बेड हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो ऐसा बेड रहने ना रहने से क्या ही फायदा है, ठीक। तो हमारा जो ए विकल्प है ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि जो आपका जो भी सामग्री है वो खुली ताक पर रखा है, खुली शेल्फ पर रखा है, और बच्चा जब भी चाहता है दिन के किसी भी समय वो उसका प्रयोग कर सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक। तो ये हमारा सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। मतलब फ्रेंड, जो अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। जैसे शिक्षा पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, तो जो रिसर्च हुए हैं वो सुझाते हैं, ठीक है, वो सुझाते हैं कि विविध कक्षा का मतलब फ्रेंड्स होता है कि समावेशी कक्षा। कैसी कक्षा? समावेशी, ठीक है। कैसी कक्षा? समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास, ठीक है, जिसमें कई प्रकार के बच्चे हों, तरह तरह के बच्चे हों, ठीक। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। मतलब जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं, जो शिक्षिका के एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों से, ठीक है, वो बच्चों के अधिगम को क्या करते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, वो विद्यार्थियों के अधिगम को क्या करते हैं। ये कह रहा है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, मतलब जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ठीक है, उनके अधिगम को महत्वपूर्ण मतलब विशेष रूप से प्रभावित करती है। बी कह रहा है का एक मात्रक निर्धारक होती है, मतलब जो उनका अपेक्षाएं शिक्षिका की वो अधिगम का क्या करती हैं, एक मात्रक निर्धारक होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में किसी भी चीज का, ठीक है, एकमात्र निर्धारक नहीं होता है, ठीक। केवल अधिगम ही नहीं, किसी भी चीज का एकमात्र निर्धारक नहीं होता है, ठीक है। आप कुछ भी उठा करके देखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज हो, आप कमेंट में बताइएगा अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका एकमात्र निर्धारक हो। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका निर्धारण केवल एक तरीके से होता। यहाँ तक कि जो आपके गुण हैं वो भी एक तरह से नहीं होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि आनुवंशिकता होती है और आपका वातावरण भी होता है। तो कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, उसका एकमात्र निर्धारक नहीं होता, उसके अन्य भी निर्धारक होते हैं, अन्य कारण होते हैं, ठीक है। सी है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, मतलब जो शिक्षिका की अपेक्षाएं हैं वो बच्चों के अधिगम के साथ संबंधित ना मानी जाएं, मतलब शिक्षिका की अपेक्षाओं का और बच्चों के अधिगम का कोई संबंध ही नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात आपका गलत है। डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, मतलब जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों पर कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ती हैं, बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा सबसे अच्छा विकल्प है वो है कि जो शिक्षिका की अपेक्षाएं होती है वो बच्चों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है। क्योंकि जब शिक्षिका उनसे अपेक्षा करती है कि हमारा बच्चा अच्छा सीखे, अच्छा कर पाए, तो ऐसे में बच्चे का जो अधिगम होता है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो इनकी शिक्षिका की अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों के ऊपर, बच्चों के अधिगम के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक। और ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मतलब फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप ऐसे टीचर हैं जो आप लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं, ठीक है, मतलब आप एक ऐसे शिक्षक हैं कि जो आप लेव वाइगोत्स्की को बहुत मानते हैं, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में आप अपने बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को सबसे ज्यादा वरीयता देंगे, कौन सी विधि को आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। ए कह रहा है सहयोगी प्रोजेक्ट विधि, बी कह रहा है मानकीकृत परीक्षण, सी कह रहा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। मतलब फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न हो जो तथ्यों पर आधारित हो और जिनका प्रत्यास्मरण किया जा सके। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है फ्रेंड कि पुनः स्मरण करना, पुनः याद कर लेना, ठीक है।
डी कह रहा है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न हो जो बहुविकल्पीय प्रकार के हों। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में अगर कोई शिक्षक भरोसा करता है, उनके सिद्धांत में विश्वास रखता है, तो उसके जो आकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि होगी जिसको वो वरीयता देगा, वो होगा सहयोगी प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड देखिए वाइगॉत्स्की जो है वो ये मानते हैं कि जो अधिगम होता है बच्चे का वो समाज में होता है। ठीक है, समाज में अंतःक्रिया करके होता है और एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से होता है। ठीक है, इसलिए हम किसको महत्व देंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट को महत्व देंगे, क्योंकि आप देखेंगे वाइगॉत्स्की जो है वो प्रमोट करते हैं सहयोगी प्रोजेक्ट को, और किसको प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट करते हैं फ्रेंड्स पीयर लर्निंग को। ठीक है, पीयर लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, सहपाठी अधिगम। ठीक है, इसका हिंदी होता है सहपाठी अधिगम को सपोर्ट करते हैं, कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो आपस में, बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हो, वो आपस में एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वाइगॉत्स्की ने अपना पूरे सिद्धांत में, आप देखेंगे कि अपना जब सिद्धांत दिए थे तो वहाँ पर एक उन्होंने एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था, एक कह सकते हैं कि एक अवधारणा को प्रकाश में लाया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है उसको जब कोई भी बड़ा व्यक्ति सहयोग कर देता है, थोड़ा सा क्लू दे देता है, हिंट दे देता है, बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो कोई भी हो, ठीक है, वो जब क्लू हिंट दे देता है तो वो और अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, इसी को ही उन्होंने इसके फोल्डिंग कहा है, पाढ़ या ढांचा कहा है। ठीक है, तो वाइगॉत्स्की जो है उस सहयोगी प्रोजेक्ट को महत्व देंगे, और आप भी किसको महत्व देंगे, अगर वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो आप भी सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। ठीक, ये विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां पूछा जा रहा है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मतलब फ्रेंड जो आकलन होता है, जो असेसमेंट होता है, वो कब उद्देश्यपूर्ण होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, मतलब जो असेसमेंट है, आकलन है, वो तब उद्देश्यपूर्ण माना जाता है जब आकलन के माध्यम से विद्यार्थी भयभीत हो जाएं और तनाव में आ जाएं। बी कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, मतलब तब हम इसे उद्देश्यपूर्ण मानेंगे आकलन को जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, मतलब कि विद्यार्थी किस तरह से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कहाँ सीखने में उसको कठिनाइयाँ आ रही हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, और शिक्षक को प्रतिपुष्टि, ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त, और शिक्षक को भी अपने बारे में प्राप्त हो। ठीक है, कि जैसे मेरा जो शिक्षण कार्य है वो कितना प्रभावी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस माध्यम से बच्चे सीख पा रहे हैं, या अपनी विधि में मुझे परिवर्तन की जरूरत है। ठीक है, तो इस माध्यम से फीडबैक प्राप्त हो। सी कह रहा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, मतलब आकलन का उद्देश्य यह होता है कि केवल एक बार वर्ष के अंत में करा दिया जाए। डी कह रहा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए, मतलब जो विद्यार्थी की उपलब्धियां हैं, जो विद्यार्थियों के बीच में जो उपलब्धियां हैं उनमें अंतर करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों में अंतर करने के लिए हम कभी मूल्यांकन नहीं करते हैं, ना ही आकलन करते हैं। ठीक है, हम आकलन और मूल्यांकन का, हमारा मूल्यांकन आपका एक बड़ा आयाम है और उसी मूल्यांकन का एक छोटा सा भाग है आकलन। ठीक है, तो आकलन हम इसलिए करते हैं जिससे हम ये जान पाएँ कि विद्यार्थी कहाँ सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, कहाँ सीखने में उसको कठिनाई फील हो रहा है, उसको कठिनाइयाँ कहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, जिससे हम उसकी कठिनाइयों को दूर कर पाएँ। और हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा शिक्षण कार्य है, जो एक टीचर के रूप में जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसको भी समझ पाएँ कि हमारा शिक्षण जो है वो प्रभावी है या नहीं, क्या हम कक्षा में सब कुछ जो पढ़ा दे रहे हैं वो विद्यार्थी को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इन दोनों बातों के लिए आकलन जो है इम्पॉर्टेंट होता है, हमें कभी भी दो विद्यार्थियों में या किसी भी विद्यार्थियों में अंतर नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए तनाव और भय करने के लिए, तो ये आपका गलत है, हमें भय और तनाव विद्यार्थियों में कभी भी उत्पन्न नहीं करना होता है। ठीक है, और यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो देखिए फ्रेंड्स, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आकलन आपका केवल वर्ष के अंत में ही हो, और ये कोई उद्देश्य तो होता नहीं है वर्ष के अंत में हो। ठीक है, अब आपसे कोई कह दे खाना बनाने का क्या उद्देश्य होता है, तो आप कहिए खाना बनाने का उद्देश्य होता है कि दाल चावल पक जाए, तो दाल चावल पक जाना खाना बनाने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसका मेन उद्देश्य होता है कि हमारी भूख मिटे। ठीक है, हमें उससे एनर्जी मिल जाए।
तो ऐसे ही आकलन का ये उद्देश्य नहीं होता है कि यह केवल वर्ष के अंत में हो जाए। इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक, आपका बी विकल्प सही है, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम में हम सुधार ला पाएं और अपने शिक्षण विधि में भी परिवर्तन ला पाएं आवश्यकता के अनुसार। तो बी विकल्प आपका सही है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। मतलब फ्रेंड्स, जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से हमारा तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जिन बच्चों को विशेष रूप से आवश्यकता होती है। जैसे जो दृष्टि बाधित बच्चा है उसको विशेष आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाधित है, वो पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है, आंशिक रूप से वस्तुओं को देखता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं, तो उनके सीखने के लिए हमें अलग प्रकार की विषय वस्तु, अलग प्रकार की सामग्री को प्रयोग करना होगा, ठीक है। और विशेष आवश्यकता वाले में ऐसे बच्चे आते हैं फ्रेंड्स जो आपके क्रिएटिव होते हैं, मतलब मोर इंटेलिजेंट। ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जिनका IQ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 140 के आसपास हो, ठीक है। ऐसे बच्चे भी विशेष आवश्यकता में ही रखे जाते हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमारा ऐसा बच्चा जिसके अंदर कोई अधिगम अक्षमता हो। विशेष आवश्यकता का मतलब वो भी बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत तेज होता है, क्योंकि दोनों को विशेष आवश्यकता चाहिए होती है, ठीक है। उन दोनों की स्पेशल नीड्स होती हैं, उन दोनों प्रकार के बच्चों की, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, मतलब कि इन बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य से तात्पर्य है कि इनको शामिल करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। काल्पनिक लक्ष्य का मतलब ये होता है कि जो करना बहुत कठिन हो, ठीक। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये बात आपका गलत है, ठीक है। काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या कोई भी आवश्यकता वाले बच्चे हों, सभी को एक प्रकार एक ही कक्षा में ले करके पढ़ाना है। क्योंकि जो हमारा NCF है वो किस पर आधारित है, वो आधारित है समावेशी शिक्षा पर, ठीक है। और समावेशी शिक्षा क्या कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है एजुकेशन अंडर वन अम्ब्रेला, मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, सभी बच्चों को एक ही क्लास में शामिल किया जाए, ठीक। तो उनको शामिल करना काल्पनिक लक्ष्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी कह रहा है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। मतलब ऐसे बच्चे जो जिनमें अक्षमता न हो, मतलब जिनमें कोई प्रॉब्लम न हो, उनके लिए हानिकारक है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब अगर आप ऐसे बच्चों के साथ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, उनके साथ ऐसे दो बच्चों को बैठा देते हैं जिनको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो इनके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इनके लिए हानिकारक नहीं होता है, ठीक। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। विद्यालयों पर भार नहीं बढ़ता है। आपको कभी ये दिखाया जाए विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षक पर भार बढ़ा देगा, तो ये सब आपको बस फंसाने के लिए विकल्प दिया जाता है। ये विकल्प हमारे कभी भी सही नहीं होते हैं, ठीक है। डी कह रहा है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। देखिए फ्रेंड्स ये बात आपका बिल्कुल सही है। मतलब अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो जब शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, ठीक है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण मतलब जो शिक्षक का शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा देखने का नजरिया है, वो विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो उसके लिए विषय वस्तु में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा दृष्टिबाधित बच्चा होगा वो ब्रेल लिपि पर पढ़ेगा, ठीक है, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से सीखेगा। जो श्रवण बाधित बच्चा होगा उसके लिए हमें कुछ यंत्र लगाने पड़ेंगे उसके कान में, जिससे वो सीख पाए। तो विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपनी धारणाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने क्या कहते हैं अपना जो स्वयं का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है टीचरों का, उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यही अपेक्षा रखता है कि हम अपने दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन करें, क्योंकि जब हम धारणा में परिवर्तन करेंगे तब इनको अच्छे से शामिल कर पाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक स्पेस नमूने का अनुगमन करती है। मतलब फ्रेंड्स जो विकास की गति है वो एक दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, बिल्कुल ये बात आपका सही है कि जो विकास की गति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। किसी बच्चे का दांत होता है 6 साल के एज में आता है, किसी बच्चे का दांत 10 साल के एज में नहीं आ पाता है। कोई बच्चा 4 साल के एज में चलना स्टार्ट कर देता है, 2 साल के एज में स्टार्ट करता है,
कोई बच्चा 5 साल के एज में नहीं चल पाता है, ठीक है। तो जो विकास की गति है ये एक दूसरे में भिन्न होती है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है, किंतु यह एक स्पेस नमूने का अनुगमन करती है। मतलब फ्रेंड्स एक नमूने का अनुगमन करती है। अनुगमन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अनुगमन का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करना, फॉलो करना मतलब एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक अनुगमन को, एक नमूने को फॉलो करती है, ठीक है। तो विकास की गति किस पैटर्न को फॉलो करती है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ये कह रहा है अव्यवस्थित। तो देखिए फ्रेंड्स विकास की जो गति होती है, ठीक है, वो क्या करती है, विकास की गति अव्यवस्थित नहीं होती है बल्कि व्यवस्थित होती है, ठीक। अव्यवस्थित नहीं, क्यों व्यवस्थित होती है, क्योंकि देखिए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो एक गति के साथ ही बड़े होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि बच्चा शैशवा अवस्था से जाएगा, ठीक है, शैशवा अवस्था, ठीक है, आप कह सकते हैं शैशवा अवस्था, यहाँ मैं लिख रहा हूँ शैशवा काल लिख दे रहा हूँ, शैशवा काल। इसके बाद से फिर फ्रेंड्स शैशवा अवस्था आ जाएगी, ठीक है, फिर बाल्यावस्था आ जाएगी, ठीक, बाल्यावस्था। उसके बाद से फिर बाल्यावस्था के बाद देखेंगे फ्रेंड्स किशोरा अवस्था, ठीक है, किशोरा अवस्था आ जाएगा। मतलब ये व्यवस्थित होता है, सारे बच्चों में जो विकास की गति होती है वो व्यवस्थित चलती है, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे पहले शैशव काल में आएंगे, ठीक है, शैशवा काल के बाद शैशवा अवस्था में जाएंगे, शैशवा अवस्था के बाद बाल्यावस्था में जाएंगे, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जाएंगे, ठीक। तो ये अव्यवस्थित नहीं बल्कि व्यवस्थित होती है, ये बात आपका गलत है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो देखिए फ्रेंड्स क्रमबद्ध का मतलब आपका यही हो गया, ठीक है, जो मैं अभी आपको समझाया हूं कि एक क्रम का फॉलो करता है, ठीक है। जैसे शैशवा काल आया, फिर शैशवावस्था आया, फिर बाल्यावस्था आया, फिर किशोरावस्था आएगा। तो विकास की गति जो होती है एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, ठीक है, एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित पैटर्न को फॉलो करती है। यही बात आपका सही है, क्योंकि क्रमबद्ध भी है और ये व्यवस्थित भी है, एक व्यवस्था में चलता है, ठीक। एक अवस्था के बाद ही दूसरा अवस्था आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था पहले आ जाए शैशवा अवस्था बाद में आए। आपका शैशवा अवस्था पहले आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरा आएगा, फिर प्रौढ़ा आएगा, ठीक है। तो एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अप्रत्याशित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स अप्रत्याशित नहीं प्रत्याशित होती है, प्रेडिक्टेबल होती है। विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा अगर घिस घिस के बकैया चलता है या वो थोड़ा उठने का प्रयास करता है तो हम बता देते हैं अब ये 1 से 2 महीने के अंदर चलना भी स्टार्ट कर देगा। तो विकास अप्रत्याशित नहीं प्रत्याशित होता है। हम अनुमान लगा सकते हैं किसी के विकास के बारे में, ठीक है, कि अब अगले इन दिनों में ऐसा हो सकता है, ये होने की संभावना है, तो विकास प्रत्याशित होता है। देखिए कह रहा है एड़ी से चोटी, तो फ्रेंड्स एड़ी से चोटी नहीं, चोटी से एड़ी होता है, जिसे हम सेफ्लोकैडुअल कह देते हैं, ठीक है, सेफ्लोकैडुअल, सेफ्लोकैडुअल कह देते हैं, मस्तकोधमुखी कह देते हैं, ठीक है। तो एड़ी से चोटी नहीं बल्कि चोटी से एड़ी होता है, सर से पैर की ओर होता है, जिसको हम सेफ्लोकैडल कह देते हैं, ठीक। तो ये भी आपका गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। विकास जो है उस चोटी मतलब सर से पैर की ओर होता है, सेफ्लोकैडल जिसे कहते हैं मस्तकोधमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। तो आपका यहाँ पर बी विकल्प सही है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको पूरा समझ में आई होगी, अच्छे से आप सभी बिंदुओं को, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस क्लास को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन करें या अन्य टीचिंग एग्जाम केवीएस का भी प्रिपरेशन करें। तो ये क्लासेज केवीएस के लिए भी, केवीएस DSSB के लिए भी यूजफुल है। और फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। और एक ज़रूरी बात, आपका जो भी क्लास होता है उसका उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित PDF सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जा करके अपने PDF को प्राप्त कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं एक अगली क्लास में।